Hello everyone. So today we are going to start with the next topic of chapter solution, that is mole fraction, and mole fraction is denoted by small x, and it is generally the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. And we know that solution हम बाइनरी पढ़ रहे हैं और उस बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूट है और एक हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है. फॉर एग्जाम्पल मैं डिनोट करूं अपने सॉल्वेंट को, फॉर एग्जाम्पल मैं सॉल्वेंट को डिनोट कर लेती हूं ए से और सॉल्यूट को मैं डिनोट कर लेती हूं बी से. अगर मैं सॉल्वेंट को डिनोट कर लूं ए से और सॉल्यूट को मैं डिनोट कर लूं बी से, तो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, ए के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करेंगे एन ए से और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करेंगे एन बी से. If I want to find out the mole fraction of solvent और solute, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, that is XA it is XA which denotes the mole fraction of solvent and XB denotes mole fraction of solute. It is, जैसा कि हमें डेफिनेशन बता रही है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो मोल फ्रैक्शन है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. दैट इज, टोटल का मतलब क्या है कि वो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के भी होंगे और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सॉल्वेंट के भी होंगे. मैं एक चीज और ऐड यहां कर देती हूं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज Na प्लस Nb. ए हमारा डिनोट कर रहा है सॉल्वेंट को, बी हमारा डिनोट कर रहा है सॉल्यूट को. तो वी नो दैट बाय द डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent which is denoted by A to the total number of moles of solution. It is total number of moles of solution, or you can say of all the components. Total number of moles of solution. Similarly, ऐसा ही फॉर्मूला आपके पास किसके लिए आ जाएगा, टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इट इज नंबर ऑफ moles of B to the total number of moles. And total number of moles हमारे पास कितने हैं, Na plus Nb. So from here XA comes out to be Na upon Na plus Nb. Let this equation be 1. The second one is mole fraction of solute. It is number of moles of solute to the total number of moles. It is Na plus Nb. Let this equation be 2. Now if we add both these equations, if we add 1 and 2, what we will get? We will get one more relationship. It is XA
आप ऐसा लिख सकते हैं, add 1 and 2, we get XA plus XB is equal to, XA कितना था, it is NA upon NA plus NB plus NB, XB हमारे पास कितना था, it is NB upon NA plus NB। LCM आ जाएगा आपके पास, LCM आ जाएगा, इट इज NA प्लस NB एंड यहां पे NA और यहां पे NB कैंसिल आउट, सेम क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो गई हैं। आपके पास कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो यू हैव वन मोर रिलेशनशिप, दैट इज XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। कहता है कि अगर मेरे पास दो कंपोनेंट हैं किसी सॉल्यूशन में A और B, तो उनका जो मोल फ्रैक्शन है अगर मैं उनका सम करूं तो इट कम्स आउट टू बी 1। यहां से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन दे दिया बाइनरी, मान लीजिए सॉल्यूशन दे दिया टर्नरी, और बोला कि भाई उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के क्या निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए। एक का निकालिए, एक का आप कैलकुलेट कीजिए, दूसरे का आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई अगर मुझे XA पता होगा तो मैं XB फाइंड आउट कर पाऊंगा, अगर मुझे XB पता है तो हम XA फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशनशिप। तो आइए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट, इट इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर्मूला इज गिवन टू यू, इथाइलिन ग्लाइकोल कंपैक्ट करके फॉर्मूला दे दिया है आपको। जनरली इट इज CH2OH OH। देखिए वही फॉर्मूला बन गया, C2, H कितने हैं, 2, 2, 4, 5 और 6, and how many number of oxygen, that is 2. So the question is what, calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution which contains 20% of ethylene glycol by mass. It is written over here that in a solution, if nothing is mentioned, तो solution आप मान के चलते हैं कि हमारा solution जो है वो हमने किस में बनाया है, वाटर में बनाया है। हमने जो अपना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है वो किस में डिसॉल्व किया है, हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। इट मींस कि भाई हमारे पास जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, अगर मेरे पास 100% सॉल्यूशन है तो उसमें जो 20% पोर्शन है वो किसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल का है, और 80% पोर्शन उसमें किसका है, वाटर का। सो फ्रॉम हियर we have to calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution which contains 20% of ethylene glycol by mass. Let's see how to calculate the mole fraction of ethylene glycol. इथाइलिन ग्लाइकोल का हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। हम मान के चलते हैं दिस, यहां लिख लेते हैं कि दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। एक्स से डिनोट करते हैं हम अपने मोल फ्रैक्शन को, हमने डिनोट कर लिया और नीचे हमने लिख दिया है कि दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल। सो वी नो दैट इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय total number of moles which contains ethylene glycol and number of moles of water, right? Now the thing is what, next जो आपका step है उसमें आपने क्या करना है, you have to calculate the number of moles of ethylene glycol. Firstly you have to calculate the number of moles of ethylene glycol. It is
मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, मैं इतना हिस्सा ही लिख रही हूं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इफ यू सी द न्यूमेरिकल जो स्टेटमेंट है उसमें आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का जो वेट दे रखा है इट इज 20 एंड इफ यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर weight of ethylene glycol it comes out to be 62. So it is 20 by 62. When you calculate it it comes out to be 0.3222 moles. It is 0.322 moles. These are number of moles of ethylene glycol. Now the second thing, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स हमने इथाइलिन ग्लाइकोल के कैलकुलेट कर लिए। द सेकेंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज वेट 80, द रिमेनिंग वेट 80 अपॉन 18 विच इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ water. So we have to calculate the number of moles of water which is weight upon molecular weight. Weight of water is 80 and the number of the molar mass of water is 18. By calculating it we can get 4.44 moles of water. So the number of moles of ethylene glycol comes out to be 0.322 mole and the number of moles of water comes out to be 4.444 and so on. So total number of moles that is of water plus ethylene glycol कितने आ जाएंगे आपके पास, क्या है, इट इज 4.44 प्लस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 0.322. यहां एक और 4 लगा लीजिए, चलता ही जाएगा ये, तो इट कम्स आउट टू बी दैट इज 667.4. The total number of moles comes out to be 4.766. Number of moles हमने निकाल लिए. Now the next thing we have to calculate the mole fraction of ethylene glycol and mole fraction of water. But question में आपको सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल का पूछा है, आप इथाइलिन ग्लाइकोल का भी निकाल दीजिए, वाटर का भी निकाल दीजिए, वेरी सिंपल. सो मेन जो है आपके पास वो मोल फ्रैक्शन आपने निकालना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का. इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच कम्स आउट टू बी 0.3222 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच कम्स आउट टू बी 4.766 and by calculating them it comes out to be 0.068. एक और चीज अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज व्हाट कि भाई मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं. रीजन कि दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स, जो आपस में क्या हो जाती है आपके पास, कैंसल आउट हो जाती है. सो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स कैंसल होने से आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है उसके कोई यूनिट्स नहीं बचते हैं. तो एक नंबर के क्वेश्चन में समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि भी बताइए मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या है, तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, राइट. दूसरा आप कैलकुलेट कर लेंगे वाटर का, 1 माइनस कर देंगे 0.068. इट कम्स आउट टू बी 0.932. The mole fraction of water is 0.932 and mole fraction of ethylene glycol is 0.068.
Now let's have one more example, and it is a very very important one. आपको एग्जाम्स में पूछा भी गया है, बोर्ड्स में पूछा भी गया है एक दो बार ये. तो क्वेश्चन क्या है दैट एक आपके पास टर्नरी सॉल्यूशन है विच हैज 3 components in which 25% of water, 25% of ethanol and 50% of acetic acid is present in that, and you have to calculate the mole fraction of each component. वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है और एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स. फॉर्मूला देखिए इसमें क्या लगेगा. If I want to calculate the mole fraction of water, क्या हो जाएगा? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब यहां पे आपके पास 3 कंपोनेंट है, वाटर है, इथेनॉल है और एसिटिक एसिड है. तो उन सब का क्या हो जाएगा? उनके नंबर ऑफ मोल्स का क्या हो जाएगा? सम टोटल हो जाएगा यहां पे इथेनॉल, एसिटिक एसिड, सो अब हमारा काम क्या है? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स निकालने और एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स निकालने. और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? वेट तो हमें दे रखा है कि 100% आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें 25 जो पोर्शन है वो किसका है? वाटर का है. 25% पोर्शन जो है वो इथेनॉल का है और 50% जो है वो किसका है? एसिटिक एसिड का है. तो ये टोटल मिला के आपके पास 100 हो गया है. तो ये गिवन वेट है आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का. मोलर मास हमें चाहिए, वाटर का मोलर मास आपके पास 18, इथेनॉल का आप निकाल लेंगे. इट इज फॉर्मूला C2H5OH. कितना आ जाएगा आपके पास? 24 आपके पास कार्बन का आ जाएगा, 6 आपके पास हाइड्रोजन हो जाएंगे और 16 आपके पास क्या होगा? दैट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो कम्स आउट टू बी 46. मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल का जो आपके पास निकल के आ गया है, इट इज 46. एसिटिक एसिड, फर्स्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज CH3COOH. फाइंड आउट द मोलर मास. हाउ मेनी कार्बन? 2. 12 into 2 24. 4 आपके पास हाइड्रोजन है प्लस 4, 2 आपके पास ऑक्सीजन है. हर एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 16. तो 2 होने पे ये कितना हो जाएगा? 32. और जहां तक ये कैलकुलेट करके आएगा इट कम्स आउट टू बी 60. मॉलिक्यूलर मास पता लग गए, वेट आपको दे रखे हैं, यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. नाउ द फर्स्ट थिंग इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. कैसे आ जाएंगे? वेट कितना है वाटर का दे रखा है आपको? 25 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इट इज 18. इथेनॉल C2H5 नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं हम, इट इज 25% ही आपके पास इथेनॉल दे रखा है डिवाइडेड बाय हमने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया 46 एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इट इज CH3COOH, it is 50/60. By calculating all these, we get the number of moles of water. It comes out to be 1.388 moles. The number of moles of ethanol comes out to be 0.543 moles, and the number of moles of acetic acid comes out to be 0.833.
ये कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं. यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. सम कर दीजिए इनका. द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे 2.764. 2.764. सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है हमने. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, it is number of moles of water which comes out to be 1.388 divided by 2.764. It comes out to be, after calculation, it comes out to be 0.502. Now the next component is ethyl alcohol. It is C2H5OH. It is the number of moles of ethyl alcohol to the total number of moles. Total मुझे पता है इतने हैं 2.764 and the corresponding number of moles of ethyl alcohol is 0.543. And after calculation, the value comes out to be 0.196. Now the third component, which is acetic acid, CH3COH, is equal to the number of moles of acetic acid to the total number of moles. It is 0.833 divided by 2.764, which comes out to be 0.302. So ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है. डिफरेंट कंपोनेंट्स के आपके पास क्या आ गए हैं, मोल फ्रैक्शन आ गए हैं. वाटर का मोल फ्रैक्शन आपके पास इतना आ गया है, इथाइल अल्कोहल का इतना आ गया है, और आपके पास जो एसिटिक एसिड है उसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया है, 0.302. अब आप एक और चीज अगर यहां पे करके देखें, इन सबको अगर आप ऐड करके देखें तो इनका सम टोटल कितना आना चाहिए, 1. इनका सम टोटल कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा. तो अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो तीसरे का निकाल सकते हैं. उन दोनों का सम 1 में से क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज वेपर प्रेशर. बट वेपर प्रेशर पे जाने से पहले हम एक छोटी सी टर्म है, दैट इज इवेपोरेशन, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं. अपनी डेली लाइफ में क्या होता है कि भाई मान लीजिए मैंने किसी कंटेनर में पानी रखा है, गर्मियों का मौसम है, तो क्या होता है पानी धीरे धीरे क्वांटिटी उसकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो सारा का सारा पानी उसमें से क्या होगा, खत्म हो गया होगा. इट मीन्स कि भाई उसको क्या हुआ, उस पानी को जो लिक्विड फेज में था वो कहां गया, टेम्परेचर उसने अटेन किया, सनलाइट है, टेम्परेचर अटेन कर रहा है, और किस फेज में चेंज हो जा रहा है, वो वेपर फेज में चेंज हो जा रहा है. और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां से क्या हो जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, एस्केप हो जा रहे हैं, लिक्विड फेज को छोड़ के आपका कहां चले जा रहे हैं, वो वेपर फेज में चले जा रहे हैं. चलिए देखिए, देखिए ये आपके पास कोई एक ओपन कंटेनर है, मान लीजिए ग्लास है, मान लीजिए कटोरी है, मान लीजिए कुछ भी है, ओपन है, ओपन सिस्टम है. इसमें पानी रखा है, पानी में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं. कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बल्क में हैं. अंदर भी ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होंगे. अब अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको चारों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ, उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस डायरेक्शन से भी है, इस डायरेक्शन से भी है, इस डायरेक्शन से भी है, इससे भी है, चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है. बट जो आपके सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे उनको सिर्फ एक इनवर्ड पुल लग रहा है, अंदर से फोर्स लग रहा है, बाहर से तो कोई फोर्स है ही नहीं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. दोज मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. अब जो आपके वेपर फेज को छोड़
लिक्विड फेज को छोड़ के कौन से मॉलिक्यूल जाएंगे, जो आपके कहां पे पड़े हैं, सरफेस के ऊपर पड़े हैं। और सरफेस के ऊपर वो कैसे पहुंचे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। वो अंदर वाले मॉलिक्यूल से लड़ झगड़ के कहां पहुंच गए हैं, ऊपर पहुंच गए हैं। और क्या हुआ है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो क्या कर जाएंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे। तो ये तो बात हो गई इवेपोरेशन की। अब वो वेपर्स तो भाई आपके चले गए एटमॉस्फेयर में, आप उनको मेजर नहीं कर पाए कि उन वेपर्स का कितना प्रेशर है या फिर और उनकी किसी प्रॉपर्टी को आप मेजर नहीं कर पाएंगे। बट वेपर प्रेशर का मतलब क्या है दोनों चीजें सेम। यहां भी वेपर्स ही बन रहे हैं, यहां भी क्या बन रहे हैं, वेपर्स ही बन रहे हैं। बट वेपर प्रेशर जो है, इस क्वांटिटी को आप सिर्फ और सिर्फ मेजर कर सकते हैं एक क्लोज्ड कंटेनर में। किसमें मेजर कर सकते हैं, एक क्लोज्ड कंटेनर में मेजर कर सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ से अगर एग्जांपल उठाना चाहें इसका, तो जैसे प्रेशर कुकर है आपके पास, बंद है, उसमें से आपने क्या किया भाई, उसमें जो भी मिक्सचर है वो डाल दिया है, पानी वानी सब डाल दिया है, वो बॉईल हो रहा है मिक्सचर, बट अंदर प्रेशर बन रहा है। और उसमें एक आपके पास अल्टरनेट दे दिया है कि भाई विसल लगा दी है, नहीं तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा और उसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो कुकर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास क्या दे रखा है कि उसमें एक विसल लगा दी है, उसके ऊपर क्या लगा दी है, एक विसल लगा दी है कि भाई प्रेशर जब मैक्सिमम हो जाएगा तो वो विसल उठती है और वो बचती है, और एक्स्ट्रा जो प्रेशर उस कंटेनर के अंदर होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। वो कब तक बचती रहती है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक स्टैंडर्ड प्रेशर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जब वो अंदर वाले कंटेनर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब वो विसल बजना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लियर है। तो वेपर प्रेशर हम जब भी मेजर करते हैं, इट इज ऑलवेज इन व्हाट, क्लोज्ड कंटेनर। अब मान लीजिए मैंने इस क्लोज कंटेनर में क्या लिया है, कुछ लिक्विड लिया है, कुकर को भूल जाइए, हमने कुछ लिक्विड लिया है। लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं टेम्परेचर अटेन कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, भाग जाएंगे। ये स्पेस खाली है, ये वाला स्पेस क्या है आपके पास, खाली है, चले जाएंगे, वेपर फेज में पहुंच जाएंगे। बट यहां से तो बहुत तेजी से भागते गए हैं, लिक्विड फेज को छोड़ के बहुत तेजी से भागे हैं, बट सामने क्या है, ऊपर लिड लगी है, टकराए, काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो गई, लो हो गई। यहां से तो भाग के गए क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या थी, बहुत ज्यादा थी, भागते हुए गए हैं, आगे एक दीवार आई है उससे टकराए हैं और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, उनकी लो हो गई। तो वेपर्स जो हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फिर से लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस फिनोमिना को आप घर में भी देख सकते हैं। आपने एक कंटेनर लेना है, उसके ऊपर कोई प्लेट लगा दीजिए, कोई ढक्कन लगा दीजिए, आप क्या देखेंगे, या फिर उसको बॉईल करिए उस लिक्विड को, तो आप क्या देखेंगे कि भाई वो ढक्कन जब वो बॉईल होना शुरू होगा तो ढक्कन ऊपर नीचे होने लगेगा। इट मीन्स कि अंदर से क्या लग रहा है, उसको कुछ प्रेशर लग रहा है, कोई उसको प्रेशराइज कर रहा है ऊपर होने के लिए। अब आपने बंद कर दिया, उसका जो हीट आपने प्रोवाइड की, उसको सोर्स को आपने बंद कर दिया, उसको ठंडा होने दिया, तो आप क्या देखेंगे, उस प्लेट के नीचे वाले सरफेस पे क्या दिखेगा आपको, लिक्विड्स की ड्रॉप्स दिखेंगी। एंड दैट प्रोसेस in which vapors are converted into liquid phase, वेपर्स किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो, तो उसको क्या कहते हैं आप, कंडेंसेशन। इट इज नोन एज कंडेंसेशन। तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ वेपर प्रेशर कि भाई सिस्टम कैसा हो, क्लोज्ड हो, और दूसरी चीज, पहले आपके लिक्विड्स वेपर फेज में गए, दैट इज वेपराइजेशन, और जब वो वेपर फेज से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, दैट इज व्हाट, कंडेंसेशन।
जब ये दोनों प्रोसेस आपस में किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, then and only then you can measure the pressure inside that closed container, and that is known as vapor pressure. The definition is already written over here. It is the pressure exerted by the vapors which are above the liquid surface, but it is in equilibrium. This is very very important term कि जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तभी आप वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर. आप कभी भी ओपन कंटेनर में प्रेशर, वेपर्स के प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते हैं. एक रिक्वायरमेंट किसकी है, क्लोज्ड कंटेनर की, और दूसरा आपके पास जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए. वेपराइजेशन कंडेंसेशन दोनों होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड एंड द सेकेंड वन इज टेम्परेचर. नेचर ऑफ लिक्विड में आप क्या पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास कोई लिक्विड है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होंगे, बॉन्ड्स होंगे. अगर बॉन्ड स्ट्रांग हैं टूटने में टाइम लगेगा, बॉन्ड स्ट्रांग हैं टूटने में टाइम लगेगा, या उनका वेपर में कन्वर्जन होने में टाइम लगेगा, तो आपको वेपर्स क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे. और अगर बॉन्ड वीक है तो क्या होगा, आपके पास वेपर्स जल्दी मिलेंगे. तो कहता है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर वीक, वेपर प्रेशर इज मोर, एंड if the bonds are strong the vapor pressure is less. And the second thing, temperature normally जब बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, घटाते हैं तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो you can say that वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा तो कम होगा. नाउ सी द नेक्स्ट थिंग which is important one. It is vapor pressure of liquid solution. लिक्विड सॉल्यूशन की भाई सॉल्वेंट भी लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए आपके पास, लिक्विड फेज में होनी चाहिए. और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, वॉलेटाइल. दोनों के दोनों क्या हो, वॉलेटाइल होने चाहिए. नहीं, हमने लिए हैं कि सॉल्वेंट भी हमारे पास क्या है, वॉलेटाइल है, और सॉल्यूट भी क्या है, वॉलेटाइल. फर्स्टली क्लैरिफाई दिस थिंग कि भाई हमारे पास जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो जनरली हम जो समझते हैं वो ये होता है कि वॉलेटाइल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वेपर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट करें, जिनका अपना कुछ वेपर प्रेशर हो. जैसे पानी है वॉलेटाइल, आप रखेंगे उसको इवेपोरेट होता जाएगा. जैसे कपड़े सूखने डालते हैं, सनलाइट उन पे पड़ती है और वो पानी सारा का सारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना. आप कुछ नहीं करते हैं उसमें, कपड़े धोए, सूखने डाल दिए, सूख गए हैं, तो वो क्या है, दैट इज इवेपोरेशन. तो इट मीन्स कि आपके पास क्या है, जो वाटर है इट इज वॉलेटाइल इन नेचर, जिसका अपना कुछ वेपर प्रेशर है. और हम कुछ सोल्यूट ऐसा ले लें जो कैसा हो, वो भी वॉलेटाइल हो, मतलब उसका भी कुछ वेपर प्रेशर हो. नाउ सी, जब हम उनका क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बना लेंगे. हमने लिया सॉल्यूट जो है लिक्विड, और कैसा है, वॉलेटाइल है. और हमने लिया दूसरा सॉल्वेंट, वो भी क्या है, कौन से फेज में है, इट इज ऑल्सो इन लिक्विड फेज एंड इट इज ऑल्सो वॉलेटाइल. वॉलेटाइल इट मीन्स कि भाई इसका भी वेपर प्रेशर होगा कुछ. मैं सॉल्यूट को बी से डिनोट करती हूं, इसको मैं ए से डिनोट कर लेती हूं. तो इसका वेपर प्रेशर पीबी और इसका वेपर प्रेशर पीए.
बट व्हेन दे आर इन प्योर स्टेट, तो जो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर होता है उसको आप इस तरीके से शो करते हैं, उसके ऊपर नॉट लगा देते हैं। ये नॉट शो करता है कि दे आर इन प्योर स्टेट। दोनों अलग अलग हैं अभी तक। आपने क्या किया, मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों का क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में आपका ए कंपोनेंट भी होगा, बी कंपोनेंट भी होगा, दोनों होंगे, और दोनों क्या कर रहे हैं भाई, आपका वेपर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बट अब क्या हो गए हैं, ये प्योर स्टेट में नहीं रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा, इट इज डिनोटेड बाय PA एंड PB, एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ मुझे ये कहता है कि भाई आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कंपोनेंट्स हैं, और सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो वॉलेटाइल है या फिर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर। तो उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। सम टोटल कर लेते हैं। अब हम दो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि जब हमने इनको मिक्स कर दिया, हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया, और उस सॉल्यूशन का पर्टिकुलरली हमारे पास क्या है, एक वेपर प्रेशर है। इट इज व्हाट, द सम टोटल ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट, दैट इज A और B, right? So it is also known as Raoult's law. Raoult's law जो है हमें बताता है the quantitative relationship between the partial vapor pressure and the mole fraction. वो तो हमने लिखा जो P equals to PA plus PB है, that is Dalton's law. उसके आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, Raoult's law की हम बात करेंगे। इट्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप है हमारे पास वेपर प्रेशर का, पार्शियल वेपर प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ कि भाई हमारे पास एक गिवन टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन में अगर वॉलेटाइल लिक्विड्स हो तो उनके जो पार्शियल वेपर प्रेशर होते हैं हर एक कंपोनेंट की, ए और बी का, हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है ईच कंपोनेंट, इट मींस इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। इन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। नाउ सी, दिस वन, partial vapor pressure of component A and B, ये है Raoult's law आपके पास। It is the product of vapor pressure of the component in pure state into the mole fraction, corresponding mole fraction के साथ आपने क्या कर दिया, उसका प्रोडक्ट ले लिया है। उसी तरह से B भी आपके पास वॉलेटाइल है, सॉल्यूट जो आपने लिक्विड ले रखा है वो भी वॉलेटाइल है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ आपके पास ये रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा। अब आपने दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने P सॉल्यूशन लिख लीजिए या P टोटल लिख लीजिए। इट इज द सम टोटल ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इट इज A एंड B, दिस इज PA प्लस PB। 1, 2. Put the values of PA and PB from 1 and 2, तो आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। यहां पे आप इस रिलेशनशिप से XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 से XA की वैल्यू अगर निकालें तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस XB, एंड पुट दिस वैल्यू हियर। ये आ गया। फाइनली आपके पास जो एक रिलेशनशिप आ गया है
दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर. यहां से मुझे दिख रहा है इट इज ओनली एंड ओनली डिपेंडिंग अपॉन वन कंपोनेंट. ये ए भी हो सकता है और ये बी भी हो सकता है. तो यहां से हम ये कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर है ये एक लीनियर फंक्शन है किसका? मोल फ्रैक्शन का. इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन. लाइन की इक्वेशन आपको पता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी. ऐसा ही मुझे कुछ ये दिख रहा है. इसको कांस्टेंट मान के अगर मैं देखूं तो इट इज अ काइंड ऑफ लाइन. सो इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट. ईदर इट इज XA और इधर इट इज XB. यहां पे अगर आप XB की वैल्यू पुट कर देते A की फॉर्म में तो आपको ये रिलेशनशिप प्रेशर और XA की टर्म्स में मिलता. क्लियर? तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये XB के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है. इट मे डिपेंड्स ऑन XA और XB. नाउ दिस इज अ ग्राफ. ये हमारे पास एक ग्राफ है. हमने ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर. जब मेरे पास XA 1 के बराबर हो तो XB क्या होगा? 0. बिकॉज द रिलेशनशिप इज दिस XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. XA कह रहा है किसके बराबर है? 1 के बराबर है. तो 1 प्लस XB इज इक्वल टू 1. From here XB comes out to be 0. It means कि अगर हमारे पास किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो? 1 हो, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? उसमें होता ही नहीं है. दूसरा कंपोनेंट उसमें होता ही नहीं है. ये चीज. और अगर XB 1 हो तो XA कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और जब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया तो जब XA आपके पास कंप्लीटली सॉल्यूशन में XA होगा तो इट मींस इट इज प्योर 1. And the corresponding vapor pressure of that is denoted by PA naught. And over here, if only the component present in the solution is XB, then it is pure solution and it contains only the V component and the vapor pressure for it is PB naught. And this line shows the total vapor pressure. ये लीनियर लाइन आपकी क्या शो करती है? दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर एंड द रिलेशनशिप इज गिवन बाय द डाल्टन्स लॉ. इट इज P इक्वल्स टू द PA प्लस PB. नाउ सी द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट थिंग इज, अभी जो हमने रॉल्स लॉ पढ़ा, इट इज फॉर द सॉल्यूशन विच कंटेन्स volatile solute and volatile solvent. Both the things are volatile, but one more thing is there कि भाई रॉल्स लॉ जो है हमारे पास सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो और सॉल्यूट कैसा हो? नॉन वॉलेटाइल. तो क्या होगा? कैसे हमारे पास रिलेशनशिप्स आएंगे? क्या हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी? तो सॉल्वेंट को हम जनरली डिनोट कर रहे हैं A से और सॉल्यूट को हम डिनोट कर रहे हैं D से. कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज PA नॉट. एंड इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है, द सॉल्यूट इज व्हाट? नॉन वॉलेटाइल. हमने बोला कि वॉलेटाइल क्या है? जो वेपर प्रेशर जनरेट करते हैं. तो नॉन वॉलेटाइल क्या हुए? जो वेपर प्रेशर जनरेट नहीं करते हैं. इट मीन्स कि अगर मैंने अपने वॉलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है तो उस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. तो देयर इज नो टर्म दैट इज PB नॉट इज नॉट देयर. PB नॉट नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉन वॉलेटाइल, इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर. So we have only and only one term, it is PA naught. आपने मिक्स कर दिया दोनों को, P टोटल आ गया सॉल्यूशन का, उसमें
आपके पास Pa होगा और जो Pb है यहां लिख देती हूं मैं, इट इज 0. इट इज 0. इट मीन्स जो टोटल वेपर प्रेशर है इट इज ओनली एंड ओनली डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट विच इज वॉलेटाइल इन नेचर. सो फ्रॉम हियर हम ये कह सकते हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of that particular component. It is the Raoult law. At a given temperature, the partial vapor pressure of a component is directly proportional to the mole fraction of that component. जब proportionality हटाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा, Pa is equal to Pa naught XA. ना तो यहाँ पे Pb का काम है ना तो यहाँ पे Pb नॉट का काम है, बिकॉज सॉल्यूट इज व्हाट, नॉन वॉलेटाइल. तो जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान से पढ़िए कि किस तरह का हमें सॉल्यूट दे रखा है. सॉल्वेंट तो दोनों केस में आपके पास क्या होगा, वॉलेटाइल होगा, बट सॉल्यूट एक केस में वॉलेटाइल है, एक केस में कैसा है आपके पास, नॉन वॉलेटाइल है. तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जनरली आपका सॉल्ट है, शुगर है, वो नॉन वॉलेटाइल है. दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स वेपर प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने पानी ले रखा है, मैं पानी को रखा हुआ है बॉईल करने के लिए, पानी बॉईल हो रहा है. चाय बनाते हैं घर में हम लोग, हम पानी बॉईल कर रहे हैं और उसमें पानी के बॉईल होने के बाद मैंने उसमें चीनी डाला, तो आप क्या उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो बॉइलिंग रुक जाती है फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है. ऐसा क्यों होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि पानी बॉईल हो रहा है, पानी में आपने चीनी के 2-4 चम्मच डाल दिए हैं, पानी की बॉइलिंग रुक गई है. इस चीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. अभी हम इस चीज पे फोकस करेंगे. हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया है, इट इज Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA. सो फ्रॉम हियर it is very clear that partial vapor pressure is directly proportional to the number of moles of solute particles. It means कि जितना ज्यादा आपके पास अमाउंट होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसी कंपोनेंट के होंगे, उतना ही उसका क्या होगा भाई, वेपर प्रेशर होगा. थोड़ी क्वांटिटी ली है, कम वेपर प्रेशर होगा, ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, its mole fraction. And this question is very very important. पूछता है आपको एग्जाम्स में, जरूर पूछता है. रॉल्ट्स लॉ की डेफिनेशन पूछ लेगा या फिर ऐसे पूछ लेगा आपको, तो डेफिनेशन भी पूछता है तब भी आप ये चीज लिखेंगे. बट ये चीज देख लेंगे कि वॉलेटाइल के लिए पूछा है या नॉन वॉलेटाइल के लिए पूछा है. चलिए आगे देखते हैं. Now on the basis of Raoult's law we have two kinds of solutions. ऐसे solutions जो आपके पास Raoult's law को ओवे करें उनको हम कहते हैं ideal solutions, और ऐसे solutions जो Raoult's law को ओवे ना करें उनको हम कहते हैं non ideal solution. Very important question. Write the point of differences between ideal solution and non-ideal solution. Difference पूछ सकता है, simple definition पूछ सकता है, right? Point of differences पूछता है तो ऐसे लिखेंगे, बट इसको डिटेल में लिखेंगे. मैंने बहुत लिमिटेड सा लिखा हुआ है. यहां पे देखिए, ये अभी अभी आपने पढ़ा रॉल्ट्स लॉ है. अगर ये बराबर है तो ये रॉल्ट्स लॉ है. अगर ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन है तो इट इज रॉल्ट्स लॉ. हमने कहा ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, दोज आर आइडियल सॉल्यूशंस, एंड विच डू नॉट फॉलो रॉल्ट्स लॉ, फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमने नॉट इक्वल टू कर दिया है कि दे आर नॉट फॉलोइंग दैट एक्सप्रेशन विच वी हैव डिराइव्ड प्रीवियसली. तो वो क्या है, ये लीजिए, हमारे पास क्या है, दे आर नॉट फॉलोइंग द रॉल्ट्स लॉ. दूसरी चीज, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है इट इज इक्वल टू 0. मतलब जब आप मिक्स करते हैं अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उनमें कोई भी एनर्जी ना तो रिलीज होती है ना आपके पास एब्जॉर्ब करते हैं. तो डेल्टा एच मिक्सिंग इन दैट केस कम्स आउट टू बी
जीरो, बट अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा होता क्यों है, ये चीज क्यों होती है और ये चीज क्यों नहीं होती? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, जब ये मैंने इसको बी बोला था, मैंने इसको ए बोला था, जब अकेले पड़े हैं तो ए टाइप इंटरेक्शन है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बीबी टाइप के बॉन्ड्स हैं, बीबी टाइप की इंटरेक्शन है। बट जब आप इनको मिक्स कर देते हैं, जब आप इसका सॉल्यूशन बना देते हैं, तो इनमें किस तरह की अब बॉन्ड बनाएंगे ये एक दूसरे के साथ। ए ने बी के साथ बॉन्ड बना लिया तो किस तरह का इंटरेक्शन हुआ या किस तरह का बॉन्ड बना, ए बी इंटरेक्शन हुई, ए बी बॉन्ड बना है। तो ये जो इंटरेक्शन है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ए बी बी और ए बी के बीच में, वो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। कि अगर इनको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लग रही है, दैट एनर्जी इज क्वाइट सिमिलर टू द bond dissociation energy of AA, and it is also similar to the bond dissociation energy for the BB. So there is same forces of attraction between AA, BB and AB type of bonds. So that's why when we mix them, there is no change in energy during their mixing. So it comes out to be zero. वैसा ही आपके पास वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 100 ml बेंजीन ले रखा है और 100 ml आपने उसमें टॉल्वीन ऐड कर दिया, तो एग्जैक्टली यू विल गेट 200 ml ऑफ वॉल्यूम। 100 प्लस 100 200 आपके पास वॉल्यूम आ गया है। तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो ऑल दीज कंडीशंस आर फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। और अगर ये वाली कंडीशंस कोई सॉल्यूशन आपका फॉलो नहीं करता है तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन वॉलेटाइल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोले कि जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनमें भी दो कैटेगरी हैं। One are showing positive deviation and the second one shows the negative deviation. It depends upon, ये डिपेंड करता है कि कौन से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और कौन से आपके पास नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किससे डेविएट करेंगे? दे आर डेविएटिंग फ्रॉम देयर वेपर प्रेशर, कि दे आर शोइंग पॉजिटिव बिहेवियर और दे आर शोइंग द नेगेटिव बिहेवियर। अगर मैं देखूं मेरे पास इथाइल एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन दो कंपोनेंट्स है, एंड वन इज वर्किंग एज सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज वर्किंग एज सॉल्यूट। तो इथाइल जो आपके पास एल्कोहल है, अगर हम उसमें देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एल्कोहल्स। यहां पे बॉन्ड स्ट्रांग है। मान लीजिए मैंने इसके बॉन्ड को ले लिया, ए इंटरेक्शन ले लिया, इसको मैंने बीबी इंटरेक्शन मान लिया, मैंने मिक्स किए, ए बी इंटरेक्शन हो जाएगी। मैंने दोनों को मिक्स किया, दोनों के बॉन्ड्स टूटेंगे और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। इंटरेक्शन इज ए बी टाइप इंटरेक्शन। नाउ दिस बॉन्ड इज स्ट्रांग, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है। मैंने इसको किसी अलग कंटेनर में ले रखा है, इथाइल अल्कोहल मैंने इसमें ले रखा है, साइक्लोहेक्सेन मैंने इसमें ले रखा है, और मैंने फिर दोनों को मिक्स कर दिया, यहां पे आ गए। नाउ सी, अगर मैं इसके वेपर प्रेशर को देखूं, वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, हमने पीछे भी बात की कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ऑन द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एल्कोहल टू ब्रेक द बॉन्ड। एल्कोहल का जो ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जल्दी नहीं टूटेगा, और अगर जल्दी नहीं टूट रहा है तो यहां पे वेपर्स भी क्या बनेंगे आपके पास, कम बनेंगे। वेपर्स भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे। इट मीन्स कि प्योर स्टेट में जो आपके पास वेपर प्रेशर है दैट इज लेस, PA नॉट इज लेस,
बट जब इसमें आपने साइक्लोहेक्सेन को ऐड कर दिया तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए और बीच में क्या लग गया आपके पास, साइक्लोहेक्सेन ने अपनी जगह बना ली है बिटवीन इथाइल एल्कोहल, और ये ए बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो क्या हो गई है, वीक हो गई है एज कंपेयर टू दिस ए ए टाइप इंट्रैक्शन। और अगर ये बॉन्ड वीक है, अगर ए ए तरह की इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग है और ए बी इंट्रैक्शन जो है मींस ये बॉन्ड वीक है और ये वाला बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है, तो वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा बनेगा, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा बनेगा, पीए ज्यादा होगा किससे, पीए नॉट से, एंड वी हैव अ रिलेशनशिप। तो ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप, पूरा का पूरा जो रॉल्ड्स लॉ है वो इस रिलेशनशिप में आपको दिखेगा दैट पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए, whereas PB is also greater than PB naught XB. And if solution shows negative deviation, जो AA interaction है और BB interaction है, it is weaker than AB interaction. So it is exactly opposite to this, exactly opposite to this, and we got a relationship for negative deviation. It is PA is less than PA naught XA and PB is less than PB naught XB. हमने एक ग्राफ किया पीछे ऐसा, एक्स ए इज 1 ओवर हियर, तो एक्स बी क्या था, यहां पे 0 था, एक्स ए 0 है यहां पे, तो एक्स बी क्या है, यहां पे 1 है, इट इज प्योरली दिस, इट इज प्योरली बी। ये तो था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, बट इफ द सॉल्यूशन शोज डेविएशन फ्रॉम दिस बिहेवियर, तो पॉजिटिव डेविएशन, आप ग्राफ पढ़ते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आपको ऐसे दिखती हैं, अगर ग्राफ ऐसा है तो इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, एंड इफ ग्राफ इज लाइक दिस, इट इज एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए यहां पे 0 था, एक्स बी यहां पे क्या था, 1 था, इट इज प्योरली ए कॉम्पोनेंट, इट इज प्योरली बी कॉम्पोनेंट, एंड इफ द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, तो ग्राफ आपको ऐसा दिखता है। ये सारी की सारी लाइंस स्ट्रेट कब होंगी, जब आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। और अगर ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे पास दो तरह के केसेस जो हैं वो अकर होते हैं, वन इज पॉजिटिव डेविएटेड एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव डेविएटेड। So this is all for the today. Thank you. Have a nice day.